these are the questions of chapter 1. Okay, so let us see the first question. The first question says, write short answer of the following in about 150 words. So the word limit has already been given to you. Okay, in 150 words you have to write your answer. How did the emergence of industrial society change the family life इन वेस्टर्न यूरोप? कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब उभर कर आई, इमर्ज हुई, तो उसने फैमिली लाइफ को चेंज किया वेस्टर्न यूरोप में? तो स्पेसिफिक वेस्टर्न यूरोप की बात हुई है और आपको अपने आंसर में बताना है क्या क्या चीज़ें हुई जिससे पूरी फैमिली लाइफ जो थी वो चेंज हो गई. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या क्या चेंजेस आई फैमिली लाइफ में. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. शिफ्ट फ्रॉम एक्सटेंडेड टू न्यूक्लियर फैमिली. हम सबको पता है पहले जो फैमिलीज होती थी वो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी या जॉइंट फैमिलीज होती थी. तो हमें अब एक शिफ्ट देखने को मिला है. इट इज़ द फैमिली हैज़ शिफ्टेड टू अ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हुई, माइग्रेट करने लगे लोग. विलेजेस से लोग सिटीज़ में आने लगे और जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज ब्रोक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर यूनिट्स सूटेड टू अर्बन लाइफ. जो जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज थी वो छोटे छोटे न्यूक्लियर यूनिट्स में बट गई और ऐसे रहने लगी जैसे वो अर्बन लाइफ को सूट करता है. ठीक है, आपने देखा होगा पहले एक पैटर्न जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक जो मजदूर ले लो या एक ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली ले लो या एक काम के लिए जो एक मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जब वो काम के लिए बाहर निकलता है, वो जाता है बाहर, काम करता है और कुछ पैसे कमाता है. एंड जब कुछ पैसे कमाता है तो वो एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी जब मतलब उसको मिल जाती है थोड़ी सी, तो वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर आता है. ठीक है, अपने घर में या फिर कोई भी जो भी उन्होंने रेंटल हाउस लिया होता है, तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो उधरी घर के जो घर में गाँव में उनका घर होता है वो वहीं पे रहते हैं. तो यहाँ से मतलब ये बट गए. ये फैमिली शिफ्ट देखने को आपको मिलेगा कि कैसे इसने अपने बीवी बच्चों को लिया और एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई ना. यहाँ पीछे चाचा चाची मौसा मौसी जो भी रहते हैं वो पीछे ही रह गए. तो मोस्टली क्या होता है, एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो जो एक मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वो बाहर निकलता है एक्सपोजर के लिए, काम के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेंस के लिए, और जैसे इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है ही टेक्स हिज फैमिली अलॉन्ग विद हिम. एंड फैमिली में यूजुअली उसकी वाइफ एंड बच्चे रहते हैं. दादा दादी यानी कि बच्चों के दादा दादी भी हो सकते हैं, बट यूजुअली एक पैटर्न रहता है. तो जो जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं दे ब्रोक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर यूनिट्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर यूनिट्स में. अब अगर यहाँ पीछे जो इसका चाचा चाची हैं या जो भी दादा दादी हैं, कल को चाचा निकल गया एक घर में, उसने काम शाम देखा, उसको काम ठीक लगा, उसको पैसे ठीक मिल रहे हैं, वो स्टेबल थोड़ा सा हो गया, तो उसने भी अपनी बीवी बच्चे ला लिए, तो ये एक और न्यूक्लियर फैमिली उभर कर आई. ठीक है, नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ वर्क प्लेस एंड होम. वर्क प्लेस और होम का सेपरेशन कैसे है कि पहले जो प्रोडक्शन होती थी ना, इट वॉज प्रोडक्शन मूव्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज टू फैक्ट्रीज. जो पहले फैमिलीज होती थी ना, दे यूज टू बी द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. पहले वो प्रोड्यूस करती थी, एक पूरी फैमिली है, वो कुछ उन्होंने खेती बाड़ी कर ली या कोई फार्मिंग कर लिया, कोई भी चीज़ बना ली या कोई हैंडीक्राफ्ट बना लिया, उसको प्रोडक्शन के तौर पे वो काम करते थे, यानी कि प्रोड्यूस करते थे फिर उन चीज़ों को और पैसा कमाते थे. लेकिन अब फैमिलीज एक यूनिट ऑफ कंजप्शन बन गई, तो ये एक चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वेलफेयर वर टेकन ओवर बाय स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड द स्टेट. देखो यहाँ पर जो ये ट्रेडिशनल फंक्शंस की बात की गई है, पहले क्या होता था, ये जो एजुकेशन का काम, हेल्थ केयर का काम, वेलफेयर का काम, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले फैमिली ही ऑलमोस्ट एवरीथिंग करती थी. ठीक है, दे यूज टू डू एवरीथिंग. लाइक बच्चों को अपनी वहाँ पे एक क्राफ्ट सिखा लिया, खुद ही वो जो काम कर रहे हैं वो बच्चे को भी क्राफ्ट सिखा लिया. स्टिचिंग का ले लो, ठीक है, टेलरिंग का ले लो, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है या फिर कोई फार्मिंग का काम है. ठीक है, तो खुद ही सब कुछ सिखाया. हेल्थ केयर का भी अगर आप देखोगे कोई प्रॉपर हॉस्पिटल्स थोड़ा ना होते थे पहले. फैमिली जो है एक दूसरे की केयर खुद करती थी. एंड वेलफेयर भी देखोगे, ओल्ड पीपल हो गए या फिर विडोज हो गई, दे ऑल वर सपोर्टेड बाय फैमिली. ठीक है, अब वो सब चीज़ें कौन संभाल रहा है? अब आज के ज़माने में बहुत नए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्टेट हो गया. ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब इन स्पेसिफिक चीज़ों ने, इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस ने ले ली हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज डेवलप हुई, सिटीज़ डेवलप हुई, मॉडर्न स्टेट्स डेवलप हुई है ना. तो उस वजह से जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उनका हमने लॉस देखने को मिला है. ठीक है, चेंजिंग जेंडर रोल्स, वुमेन एंटेड फैक्ट्री एंड ऑफिस वर्क, रिड्यूसिंग कंपनी reducing economic dependence on men and modifying patriarchal authority. वुमेन, हमें भी पता है कि वुमेन जो है अथॉरिटी ऑफिस वर्क में एंटर हुई, फैक्ट्रीज में एंटर हुई. ठीक है,
एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो एक मैन पे रहती थी कि मैन इज ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, वो खत्म हो गया और एक पेट्रियार्कल अथॉरिटी को मॉडिफाई किया, ठीक है। किनशिप सिस्टम्स का वीकनिंग देखने को मिला। अर्बन लाइफ एंड जोग्राफिकल मोबिलिटी रिड्यूस्ड डेली कॉन्टैक्ट विद रिलेटिव्स एंड एल्डर्स। क्या होता था, आप अर्बन लाइफ में बिजी हो जाते हो, अपने काम को संभालने लग जाते हो, और जोग्राफिकल मोबिलिटी, इससे क्या होता है कि आप मतलब जैसे भी आपने ये मैंने आपको ऊपर वाली जो एग्जांपल दी, अब ये फैमिली सपोज करो जो मूव हो गई थी अपनी ये बीवी बच्चों के साथ, ये फैमिली जो है मूव हो गई है, ठीक है। यहाँ जो रिलेटिव्स थी इनके साथ इनका आना जाना कम हो गया, तो कॉन्टैक्ट टूट रहा है। किनशिप सिस्टम, किनशिप जो है, किनशिप टाइज, आपस में जो रिश्तेदारी है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है। डेली कॉन्टैक्ट टूट रहा है रिलेटिव्स के साथ, बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ, ठीक है। राइज ऑफ कंपेनियनेट फैमिली, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लव, कंपेनियनशिप बिकेम सेंट्रल टू मैरिज एंड फैमिली लाइफ। आज के ज़माने में भी आप देखोगे, पहले ना बहुत एक जो बेटे होते थे घर के, या फिर आप कह लो ब्रेड अर्नर ऑफ द, हम फैमिली ही कहेंगे, क्योंकि लोग मेल को ही ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली कंसिडर करते थे। वुमेन को अलाउड ही नहीं था कि वुमेन काम करें। वुमेन अगर आपको पता है पहले ज़माने में अगर बीवियाँ पैसे कमाती थी या पैसे जो भी काम करती थी, तो उन्हें कहते थे, मर्दों को टॉन्ट दिया जाता था कि अच्छा तो बीवी की कमाई खाएगा आप। तो ये टॉन्ट देने को उनको सुनने को मिलता था, इसलिए वो बीवियों को फिर इस वजह से भी काम नहीं कराते थे। जब बीवियाँ काम करने लगी, वो हाउस वाइफ या हाउस वर्क को छोड़ के अब वो बाहर अपना ऑफिस वर्क संभालने लगी, तो एक तरीके से तो उसने मेन की डिपेंडेंस, जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी मेन के ऊपर, सारी जिम्मेदारियां थी, उसको कम कर दी, क्योंकि काम अब बढ़ गया, पैसे डिवाइड हो रहे हैं, आप घर अच्छे से चला पा रहे हो, ठीक है। और आज के टाइम पे आप देखोगे दिस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लव, कंपेनियनशिप आपकी फैमिली की तरफ है, ना कि आपकी एक दादी दादू, चाचा चाची, मासा मौसी। पहले टाइम में बहुत ज़्यादा इन रिलेशंस को जकड़िया होता था, जो यूजुअली जो बेटे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, तो उनको ना इन सब रिलेशंस को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मौसा मौसी, चाचा चाची, बहनों का, ननंदों का, बुआओं का, जो भी जितने भी रिलेशंस हैं। लेकिन आज के आप टाइम में देखोगे न्यूक्लियर फैमिलीज़ में पहले उसकी बीवी और उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसकी लव लिस्ट जो होती है उसमें बीवी बच्चे होते हैं, ना कि वो एक रिश्तेदारों की लिस्ट। लेकिन पहले ज़माने में आप देखोगे कि जो बड़ा बेटा होता था या जो बेटे होते थे, जब इनकी शादियाँ हो जाती थी, इन बच्चों को, इन लड़कों को अक्सर उन रिलेशंस के साथ बहुत डील करना पड़ता था, और ये होता ना एक आपका टाइम जो है, आपको उनको टाइम देना पड़ता था। वो अपनी बीवी बच्चों को इतना टाइम नहीं देता था जितना उन रिश्तेदारों को, ठीक है। तो वो राइज देखने को मिला है, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड राइज ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर खत्म हो गई, उसको डिक्लाइन देखने को मिला, एजुकेशन बढ़ने लगी, ठीक है। कंपलसरी स्कूलिंग कर दी गई और इससे चाइल्ड लेबर खत्म होने लगा और चाइल्ड डेवलपमेंट पे इंक्रीज फोकस देखने को मिला। कंक्लूजन क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड द फैमिली इनटू अ स्मॉल, मोबाइल, इमोशनली बेस्ड एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सूटेबल फॉर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यानी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी ने एक फैमिली को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे चेंज किया, एक स्मॉल छोटी फैमिली बना दी, मोबाइल, इमोशनली बेस्ड और फंक्शनली एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया। आज हम एक फैमिली को एक फंक्शनली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कहते हैं, सूटेबल फॉर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो ऐसी फैमिलीज जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के लिए ही सूट करती हैं, ठीक है। Now the next question says, write short answer of the sociological approach to human actions different from that of psychological approach in 150 words. Again the word limit has been given to you and आपको हमेशा याद रखना है कि आप उतनी ही word limit में अपना आंसर लिखो, कंसाइज लिखो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो एक्चुअल में मीन्स है। बड़े बड़े पैराग्राफ्स, जब आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हो ना, और जो एग्जामिनर होता है वो इवन अगर वो पहले तो उसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का मन करता नहीं है, क्योंकि उसमें उसको ढूंढना पड़ता है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो जब आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो, बड़ी बार क्या होता है, बच्चे एक ही लाइन को 2 बार 10 बार 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 लिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है लिखना क्या है एक्चुअल में, या फिर उन्होंने इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं की होती है, उनको आंसर आता नहीं है। एक ही लाइन है, उसको तोड़ मोड़ के आप दूसरी बार लिख रहे हो, फिर यहाँ पे जो लाइन आपने लिखी उसी को आप थोड़ा सा ब्रेक करके और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके वही लिख रहे हो। तो एग्जामिनर देखता है कि इन इतने बड़े पैराग्राफ में इट इज़ जस्ट 1 पॉइंट विच इज़ राइट, तो फिर मार्क्स भी आपको उसी अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो, फ्लो चार्ट्स में लिखो, पैराग्राफ को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हमें बताना है कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच और साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है
टू ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। लेवल ऑफ एनालिसिस, लेट्स सी द लेवल ऑफ एनालिसिस हमारा पॉइंट है, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और बहुत हमने कंसाइजली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखना बच्चे क्या करते हैं, ये एक चीज़ लिखी है, एक पॉइंट लिखा है, सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन एक्शन इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एक लाइन को वो लिखेंगे सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन एक्शन इन रिलेशन टू सोसाइटी, थोड़ा सा आप सोसाइटी को एक्सप्लेन कर देंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स, फिर से वही पॉइंट, मतलब ये आपका एक पॉइंट बन सकता है, बट आप इसको अलग लिखोगे, इसको अलग लिखोगे, इसको अलग लिखोगे, इसको अलग लिखोगे और इसी को ही बहुत एक्सप्लेन कर लोगे और यही आपका एक पूरा आंसर होता है, ठीक है। जिस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करो अपने आंसर्स में। जैसे ये लेवल ऑफ एनालिसिस है कि सोशियोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन एक्शन को इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के रिलेशन में ह्यूमन एक्शन को पढ़ती है सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर्स के एस्पेक्ट में, इंस्टीट्यूशंस के एस्पेक्ट में। हम इन सब चीज़ों की, इन सब रिलेशन जो बताए हैं, सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन एक्शंस को पढ़ती है, ठीक है। क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों से एक ह्यूमन का, ह्यूमन कैसे एक्ट करती है, कैसे परफॉर्म करती है, तो सोशियोलॉजी इस चीज़ को पढ़ती है। वेयर एज अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, वो इंडिविजुअल माइंड और बिहेवियर पर फोकस करती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल के माइंड पर और एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ही फोकस करती है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो वो एज अ ग्रुप, सोसाइटी का होती है, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो सोसाइटी को पढ़ रही है, ना कि एक इंडिविजुअल को, ठीक है। फोकस ऑन सोशल कंटेक्स्ट, सोशियोलॉजिस्ट एम्फसाइज हाउ फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजन, कल्चर इन्फ्लुएंस एक्शंस, क्योंकि हमें ह्यूमन एक्शंस की बात करनी है कि कैसे ह्यूमन एक्शंस को शेप कर रही हैं ये सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, कैसे डीलिंग हो रही है। तो हम बता रहे हैं कि सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये सब चीज़ें, कास्ट हो गया, फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ह्यूमन एक्शंस को। वेराज साइकोलॉजिस्ट का मानना था इट स्ट्रेस पर्सनालिटी एंड मेंटल प्रोसेसेस, साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हम इंसान का मेंटल प्रोसेस और उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं, उस पर फोकस किया था, ठीक है। और उसकी मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं, कैसे वो फिर एक्ट करेगा, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, फिर वो वैसा एक्ट करेगा। लेकिन एक इंसान जो है, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक इंसान है वो सोशल चीज़ों से बाउंड है, अलग अलग सोशल चीज़ें, अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग सोशल इवेंट्स, ठीक है। रोल ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सोशियोलॉजी कहती है कि बिहेवियर एक्सप्लेन करती है कि इंसान के बिहेवियर को थ्रू नॉर्म्स, कस्टम्स एंड कलेक्टिव बिलीव्स। डरकाइम का सोशल फैक्ट इसलिए लिखा है ताकि आपके आंसर में थोड़ी डेप्थ दिखे कि यू नो अबाउट थिंग्स, ठीक है। आप ये इस तरीके से भी एक पॉइंट आपने डाला है, डरकाइम सोशल फैक्ट्स, यू हैवंट एक्सप्लेन इट बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस विल हेल्प यू टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट ये इस प्रोसेस, ये जो आपने आंसर लिखा है, इससे बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है लिखना। तो जब आप लिख रहे हो इस चीज़ को, सिर्फ लिख रहे हो कि डरकाइम का सोशल फैक्ट्स हैं, उसने फोकस किया है सोशल फैक्ट्स पर, तो आपके आंसर की ये डेप्थ को बढ़ा देता है। वाइल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स इट थ्रू एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, साइकोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करी है, थ्रू एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, एक इंसान का एटीट्यूड कैसा है, तो वो उसके बिहेवियर को कैसे समझते हैं, एक इंसान की पर्सनालिटी, एक इंसान का बिहेवियर, वो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करती है कि इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे अपने एटीट्यूड्स को दिखाएगा, अपने एक्शंस जो हैं वो किस इमोशन के थ्रू करेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रही है, तो एक इंडिविजुअल के, इंसान के इमोशंस, एटीट्यूड, बिलीव्स स्ट्रांगली फोकस करता है साइकोलॉजी, ठीक है। एम्फेसिस ऑन ग्रुप इन्फ्लुएंस, सोशियोलॉजिकल अप्रोच हाईलाइट्स पीयर ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन सब चीज़ों को हाईलाइट करती है कि मैंने आपको कहा ना कि सोशियोलॉजी एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखती है, लेकिन साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल को। तो पीयर ग्रुप्स में भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोग हैं, कम्युनिटी भी इट्स लाइक मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, सोशल नेटवर्क्स ऑल्सो, लेकिन साइकोलॉजी हाईलाइट्स इंडिविजुअल मोटिवेशन, ओके, इंडिविजुअल मोटिवेशन को हाईलाइट करती है। देन कम्स यूज ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सोशलाइजेशन, रोल, स्टेटस एंड स्ट्रैटिफिकेशन सेंट्रल इन सोशियोलॉजी, ठीक है। जब आपने अपनी 11th 12th की बुक्स खोली होंगी, पढ़ी होंगी, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो आपका एक बेस कहते हैं ना, क्रिएट करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इट इज सेंट्रल इन सोशियोलॉजी। वेयर एज साइकोलॉजी यूजेस कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, परसेप्शन एंड लर्निंग, साइकोलॉजी क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करती है, इंटेलिजेंस को, परसेप्शन को, लर्निंग को, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल लर्निंग को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सोशियोलॉजी
लिंक करती है इन इश्यूज़ को क्राइम, सुसाइड, डिवाइंस टू सोशल कंडीशंस, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो पर्सनल डिसऑर्डर्स को लिंक करती है। साइकोलॉजी में आपने ADHD पढ़ा होगा, OCD के बारे में पढ़ा होगा, OCD ट्रिकोलिटोमेनिया के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है? ये साइकोलॉजी पर्सनल डिसऑर्डर्स को देख रही है, ठीक है, कि एक इंसान का एक पर्सनल डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन जब सोशियोलॉजी है वो क्राइम, सुसाइड, ये एक पर्सनल ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, कि उसको एक पर्सनल बीमारी नहीं है, ठीक है। वो ये सब चीज़ें कर रहा है जिससे सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? द सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स ह्यूमन एक्शन मेनली थ्रू सोशल फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करती है ह्यूमन एक्शन को, किसके द्वारा एक्सप्लेन करती है? सोशल फोर्सेस और स्ट्रक्चर के द्वारा। लेकिन साइकोलॉजी इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेसेस को एम्फसाइज देती है। टुगेदर बोथ अप्रोचेस प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो दिस इज हाउ यू